साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों आज की क्लास में हम एक ऐसा सब्जेक्ट डील विद करेंगे जो काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल है, काफ़ी हद तक आपको राहत देने वाला है। साथियों मामला क्या है पूरा अपन समझेंगे विस्तार से। एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को जो है मैं डिस्कस करते हुए चलता हूँ, पर ये टॉपिक कुछ खास है उन टॉपिक से जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाए हैं। साथियों मेरे एक मित्र हैं जिनका रिसेंटली जो है डिवोर्स हुआ था। उनको जो है रीमैरिज करनी थी, घबराए हुए थे, और चूँकि अच्छी इनकम है, बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो लड़की वाले चाह रहे थे कि रिश्ता फटाफट कर दें 10 दिन में, 20 दिन में। अब उनको डर ये था कि पहले अपन चोट खा चुके हैं, और एक कहावत भी है ना कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। तो करें क्या कि संकट भी नहीं हो, सही चीज़ जो है अपने हाथ में आए और अपने को ट्रबलसम इशू भविष्य में फेस ना करना पड़े। भाई देखो, निभे नहीं निभे बात की बात है, और कल्चर भी मॉडर्न आजकल लोगों का हो चुका है, तो कम से कम कानूनन तो ट्रबल नहीं हो या ट्रबल बहुत मिनिमाइल हो, इसके लिए जो है आप रास्ता बताओ। हम लोग बैठे, डिस्कस किया, कई बातें जो है निकल के सामने आई। साथियों आज हम बिना लिखा पढ़ी के वाइफ ले आते हैं। एक वो समझना स्थिति, 4, 5, 7 दिन, 10 दिन सब कुछ ठीक चलता है, फिर झगड़े शुरू होते हैं आपकी माँ से, और वो झगड़े बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की की नीयत होती है कि घर से अलग हो जाओ, उसके नाम प्रॉपर्टी कर दो, या अगर वो आवारागर्दी कर रही है या उसके टच में कोई लड़के हैं तो उनके साथ वो रिलेशनशिप कंटिन्यू करेगी। अगर शादी कंटिन्यू करनी है सामाजिक तौर पे, तो उसको पैसे देते रहो, ताकि उन पैसों का वो सदुपयोग करते हुए जो अपनी देह सुख है उसको वो नियमानुसार प्राप्त करते रहे। अब आज हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आज हर व्यक्ति जो है अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, और उस स्थितियों में ऐसी दुष्ट पत्नियां उसके पल्ले पड़ जाएं तो कहना ही क्या। तो साथियों आपको आराम से ही कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स लेके चलने पड़ेंगे जिससे आप अपना बचाव भविष्य में कर सकें। अदरवाइज़ क्या होगा, जब वो लड़की थाने कचहरी पहुंच जाएगी, किसी वकील के दफ्तर पहुंच जाएगी या कोर्ट में पहुंच जाएगी, तो पूरा का पूरा सिस्टम लड़की को प्रोटेक्शन देने में और आपको मारने में धुल जाएगा। फिर वहीं आपको रियलाइज़ होगा कि काश मैं लिखा पढ़ी कर लेता तो मुझे दिक्कत नहीं होती। क्योंकि फिर क्या होगा, डिस्प्यूट होगा, साल, 2 साल, 3 साल, मन की शांति भी खराब, वकीलों को फीस देने पड़ रही है, वो भी काम खराब। इसके अलावा जो थाने कचहरी के चक्कर हैं और जो अदर खर्चे हैं वो भी आपको बियर करने पड़ेंगे, वो भी एक बड़ी समस्या है। तो कुल मिला के इन झंझटों से मुक्ति मिले तो आपको मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा हूँ, जिसमें से एक टिप जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं। साथियों आपको करना क्या है इस समय, आज के टाइम पे, कि एक एंटी डाउरी एग्रीमेंट जो है लिखाना होगा अपनी प्रोस्पेक्टिव वाइफ से। ये वीडियो जो है उनके लिए कारागार है कि जो अभी मैरिज करने का सोच रहे हैं, या जिनका मैरिज टूट चुका है और वापस से वो मैरिज करने का जो है सोच रहे हैं। क्लियर है। एंटी डाउरी एग्रीमेंट इसलिए बेनिफिशियल है कि इसमें सब कुछ सामने होगा हर पर्सपेक्टिव में, चाहे वो डाउरी को लेकर हो, चाहे वो मेंटेनेंस को लेकर हो, चाहे वो हर पर्सपेक्टिव को लेकर हो। तो उसको लिखा पढ़ी करने का तरीका बहुत सिंपल है। करना है कि आपको एक 500 रुपये का स्टैम्प खरीदना है, जिसका प्रयोजन क्या है, लिखा पढ़ी और करारनामा। राजीनामा नहीं है, करारनामा है। बेसिकली इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पर्सन, और ये एग्रीमेंट इलीगल नहीं है, ये एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल है। कोर्ट इस पर अपना संज्ञान जो है ले सकता है, और कोर्ट इसको बेस बनाकर फैसले भी कर सकता है अगर भविष्य में कोई डिस्प्यूट होता है तो। सबसे पहले क्या आएगा भाई, मैं जो मान लीजिए लड़का है तो उसका पूरा नाम आ गया, उसके पिताजी का नाम आ गया, उसकी उम्र, उसका निवास स्थान क्या वो आ गया, और वर्तमान में उसका कार्यस्थल का पता या उसका अन्य पता जो है वो लिख दीजिए, जो कि इस विलेख में प्रथम पक्षकार कहलाएगा। ये अपने एक फैक्ट को मेंशन कर दिया, और मैं उस लेडी का नाम आ जाएगा, उसके पिताजी का नाम आ जाएगा, और उसका निवास स्थान आ जाएगा, और वो अगर कहीं जॉब कर रही है तो उसका कोई कार्यस्थल का पता है तो वो वहाँ मेंशन हो जाएगा, जो कि इस विलेख में द्वितीय पक्षकार कहलाऊंगी। क्लियर है। नंबर 2 यह है कि हम पक्षकार वर्तमान में वयस्क हैं, स्वस्थ चित्त के हैं, बगैर किसी दबाव के यह करारनामा निम्न प्रकार निष्पादित करते हैं। पहले पैरे में आपको अपने मैरिटल लाइफ के बारे में जो है डिस्क्लोज करना है कि आपका प्रीवियसली जो है डिवोर्स हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम मैरी कर रहे हैं, तो उस फैक्ट को मेंशन कर दीजिए कि भाई मैंने पहले जो है कि अन्य विवाह नहीं किया है, या विवाह किया है तो मेरा विवाह सक्षम न्यायालय से डिसॉल्व हो चुका है। क्लियर है। और जिस संबंध में जो डिग्री कोर्ट ने पारित की है वो संलग्न की जा रही है इस इकरारनामे के साथ में, जो कि एनेक्जर नंबर 1 कहलाएगी। और लड़की का भी अगर ये फैक्ट है तो उसको भी जो है मेंशन करके उस फैक्ट को जो है यहाँ पर आप इंकॉर्पोरेट कीजिए।
दूसरा है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर लगाना। तीसरी बात है कि इस विलेज में गवाह कौन कौन होंगे, जो आपके पेरेंट्स हैं वो और जो लड़की के पेरेंट्स हैं वो। इसके अलावा एक एक गवाह जो है आप ले लीजिए इंडिपेंडेंट। नंबर 4, जो शादी है वो इस तारीख को जो है करना तय हुआ है हमारे पक्षकारों के बीच में, और इस तारीख को जो है रोका होना है। और हमारे बीच अब कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं हुआ है जो कि दहेज की परिभाषा में आता हो। और शादी में जो भी सामान देना निश्चित हुआ है जो निम्न प्रकार है, और अगर वो लिस्ट उस समय तैयार हो तो एग्रीमेंट में कर लीजिए इनकॉर्पोरेट, अगर तैयार नहीं है तो बाद में एक नया एग्रीमेंट लिखेंगे, उसमें उस लिस्ट को हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे, जिसको इस एग्रीमेंट का जो है पार्ट बना देंगे। ये भी यहाँ पर आपको जो है मेंशन करना पड़ेगा। ये आपको मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लड़की फिर बाद में करती है उधम धाड़ कि मेरे माँ बाप ने बढ़ चढ़ कर जो है दान दहेज दिया और ये दुष्ट लोग जो है इसको खा पी गए, जबकि देते वो कुछ भी नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो ज्वेलरी है वो देते हैं आर्टिफिशियल, और फिर जब रिकवरी का टाइम आता है तो वो लेते हैं आपसे ओरिजिनल ज्वेलरी, तो वहाँ पर आपके लिए मुसीबत जो है खड़ी हो रहती है। तो आपको ज्वेलरी जो डेली आइटम है और जो वैल्यूबल आइटम है इसको 3 कैटेगरीज में जो है बांटना है। क्लियर है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ज़रूर मेंशन करना है कि ज्वेलरी जो है हम नहीं रखेंगे, ज्वेलरी जो है लड़की के पोजीशन में रहेगी, और हमको शादी में कोई भी अंगूठी या कोई भी कस्टमरी चेन कुछ भी नहीं चाहिए। ये आप इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि ये जो घटिया चीज़ें है ना, जो आंशिक रूप से सुखदायी लगती है कि भाई समाज देख रहा है कि लड़की वालों ने क्या दिया, पर बाद में जब रिकवरी होती है और ये परेशानी झेलनी पड़ती है तो वो झेलनी ना पड़े, तो इसलिए साफ ही आप उसको रिफ्यूज़ कर दो कि हमको चाहिए नहीं ये चीज़ें ज्वेलरी वाली। और जो भी आप अपनी लड़की को देना चाहते हो एज़ पर योर कस्टम काइंड, ये लिखवा लो उसमें, वो आप दे दो, जिसके लिए हम लड़की के नाम पर जो है एक लॉकर खुलवाएंगे, इस बैंक में खुलवाएंगे। जिस दिन वो लॉकर ऑपरेट होगा उस दिन ही आप ज्वेलरी जो है इसको हैंड ओवर करना, और वो ज्वेलरी चाहे तो ये लॉकर में रखे या अपने पास रखे, ये इसका डिस्क्रिप्शन होगा, पर वो ज्वेलरी किसी भी रूप में हमारे पास में नहीं रहेगी। ये आप ज़रूर लिखवा लो, लाइफ लॉन्ग कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। और उनको शादी करनी है, करे नहीं करे वो उनका ऑप्शन है। पॉइंट ये कि अगर बिना लिखा पढ़ी के लुगाई लिया है और बाद में सोदम कर दिया और झूठे केस लगा दिए तो फिर वहाँ चक्कर काटते रह जाओगे और पुलिस केस बना देगी आप पे कि आपने लड़की का सामान खा लिया। तो वो नहीं हो, इसलिए कि चीज़ क्लियरिफाई करते हुए चलो। क्लियर है? और जो वैल्यूबल आर्टिकल्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई सामान देना चाह रहे हैं आपको वैल्यूबल्स, तो वो सामान आप मत लो। उस सामान को लेने की बजाय आप उनसे कहो कि आप अपनी लड़की के नाम पर ही कोई एफडी करा दो। उसके 2 फ़ायदे हैं कि वो अमाउंट जो है एक नंबर में लड़की के हक में आ गया, दूसरी बात ये कि उसका एक कैपिटल एंट्री हो जाएगा उसके कंसर्न बैलेंस शीट के अंदर, और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भी वो केस ठोकती है मेंटेनेंस का तो वहाँ पर एक इंडिकेटिव होगा कि उसके पास ऑलरेडी कैपिटल है, बैंक की एफडीआर है। जब कैपिटल है तो वाई शी इज़ नॉट यूटिलाइजिंग हर कैपिटल डिस्पाइट ऑफ फाइलिंग द फॉल्स केस अगेंस्ट द कंसर्न पर्सन। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे लिए कई पर्सपेक्टिव में हेल्पफुल होगा। और हमारे पास देखो बालाजी की कृपा से, प्रभु राम की कृपा से, खाटू श्याम जी की कृपा से, वाहिगुरु की कृपा से, महादेव की कृपा, सब कुछ दिया हुआ है, तो हमको ज़रूरत ही क्या ऐसे लोगों से मांगने की। ठीक है जी? तो ये बेसिक प्रोटोकॉल जो है हमको लेके चलने हैं रिगार्डिंग द आर्टिकल्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टी जो है किसके नाम पर है वो स्पेसिफिक कर दो कि भाई ये मकान जो है पिताजी के नाम पर है, या ये फैक्ट्री जो है किसके नाम पर है, या घर में कारें हैं वो किसके नाम पर है। एक एक चीज़ स्पेसिफिक करो। लड़का जो है कितना कमाता है, उसका एक्चुअल जो है इनकम क्या है एज़ पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड उसको मेंशन करो। लड़की का इनकम टैक्स प्रोफाइल क्या है, उसके नाम पर असेस्ट क्या है, उसको भी जरूर लिखवाओ और पूछो, ये आपका अधिकार है। अभी नहीं पूछोगे तो बाद में बोलेगी मैं तो बेरोजगार हूँ, तो ट्रबल आपके लिए क्रिएट होगा। तो एक ही चीज़ को स्पेसिफिक करना ही भला है। लड़की अगर नहीं मानती है, उसके घर वाले नहीं मानते हैं, ज़रूरत क्या है, शादी मत करो। और अगर आपको फिर भी नहीं मानना है, फिर भी आप शादी करते हो, तो अपने रिस्क आपके अपने हाथ है। क्योंकि देखो अभी जो समय चल रहा है ये समय बहुत ख़राब चल रहा है। अब नहीं जागे तो ब्लैकमेलिंग का शिकार जरूर हो जाओगे। अगर लड़की वाले ईमानदार हैं तो उनको बताने में हर्ज भी क्या है। जब वो आपके बारे में पूछ रहे हैं, जानकारी चाह रहे हैं, तो जानकारी आप देते रहे स्पष्ट लिखित में। और अगर डॉक्यूमेंट लिखित में होगा तो वहाँ आपका ही फ़ायदा, नुकसान कुछ भी नहीं आपको। क्लियर हो गया? इसके अलावा आपके देन दे क्या है, आपकी लाइबिलिटीज़ क्या है, बैंकिंग लोन क्या है, वो भी आप यहाँ स्पेसिफिक कर दो। लड़की का भी कोई ऐसा इस तरह का है तो वो स्पेसिफिक कर दो। इसके अलावा ये एग्रीमेंट हर 5 साल में रिन्यू होगा, ये भी जो है स्पेसिफिक कर दो। और कोई एडिशनल फैक्ट आएगा तब भी एग्रीमेंट जो है मॉडिफाई हो सकता है, ये भी स्पेसिफिक कर दो। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो मेंटेनेंस के रूप में आप कितना लड़की को पे कर पाओगे वो आप लिखो। लड़की का खर्चा जो है कितना चल सकता है ये भी आप लिख दो, ताकि एक एक चीज़ आपको क्लियर है। नाउ यू आर एबल टू बियर द बर्डन्स, कि ऐसा हुआ तो ये स्थितियाँ मैं बियर कर सकता हूँ। और इसके अलावा
आप क्या लमसम अपनी पत्नी को दोगे या नहीं दोगे इन केस ऑफ डिस्प्यूट, तो उसमें लिख दो जी नहीं, मैं नहीं देना चाहता हूँ। क्लियर है, क्योंकि मेरे पास ये लाइबिलिटीज़ है, मेरे पास कोई असेस्ट है तो मैं कहाँ से दूंगा। तो उसको क्लियर होना चाहिए कि भाई जिसके शादी कर रही हूँ उसका स्टेटस क्या है। नहीं तो वो लिख देगी फिर ये मेरा पति जो है नौकरी करता है फला फला जगह पे, या उसकी इनकम ब्याज से है, या वो फला फला व्यवसाय करता है, तो वो चीज़ें झंझट खत्म हो जाएगा। और उसने कोर्ट में झूठ लिखा, ये झूठा एफिडेविट दिया, तो ये डॉक्यूमेंट जो उसके खिलाफ पढ़ा जाएगा बाय द वर्च्यू ऑफ स्टॉपल एंड बाय द वर्च्यू ऑफ प्राइमरी एविडेंस। ये एग्रीमेंट लिखना है आपको 2 पार्ट्स में, मतलब 2 स्टैम्प खरीदे जाएंगे। पहला स्टैम्प तो लड़की वाले खरीदेंगे और जो लिखा पढ़ी होगी वो स्टैम्प सहित आप ले लोगे, और एक स्टैम्प आप खरीदोगे, जो लिखा पढ़ी होगी वो स्टैम्प सहित वो लोग ले लेंगे। क्लियर है, तो दोनों के पास में जो है एविडेंस तैयार हो गई। तो वहाँ पर कोई चक्कर ही खत्म हो गया धोखा होने का या कोई प्रीवियस लफड़ा होने का। और लड़की कोई बॉयफ्रेंड है या कोई चक्कर चला प्रीवियस, उसमें डिस्क्लोज करा लो। कारण क्या है कि बाद में जब भेद खुलते हैं तो लड़की बोलती है ये तो मेरा मित्र है, ये तो मेरा अंकल जैसा है या मेरा भाई जैसा है। तो वो चक्कर नहीं हो, इसलिए कि चीज़ को स्पेसिफिक कराते हुए चलो। इसके अलावा एक आखिरी बात ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो भी फ़ोन नंबर अब आप इसको लड़की को दोगे यूज़ करने के लिए, वो नहीं होगा जो वो ऑलरेडी यूज़ करती भी आ रही है। आपको क्या करना है कि पोस्ट पेड के अंदर, चाहे वो वोडाफोन हो, चाहे वो जियो हो, चाहे वो एयरटेल हो, एक नंबर लेना है जो होगा प्राइमरी नंबर। उसमें आप 4 से 5 नंबर जो है ऐड कर सकते हैं एज़ पर प्रोटोकॉल। उसका बेनिफिट क्या है कि जो भी एक्टिविटी उस फ़ोन पे हो रही है जो आपकी वाइफ के पास में है, उसकी समझ जानकारी जो है आपके पास में रहेगी कि वो किससे बात करती है, क्यों करती है। उसके अलावा और कोई फ़ोन जो है वो यूज़ नहीं करेगी, उस एग्रीमेंट में लिखवा लो। जो भी देखो व्हाट्सअप करना है, बातचीत करनी है, इसी फ़ोन से कर। और निगरानी रखना जरूरी है, ये प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है। और पति अपनी पत्नी के हित के लिए उसके फ़ोन की निगरानी कर सकता है, उसको ऑब्जर्व कर सकता है। और अगर वो ईमानदार है तो उसको एक ही चीज़ ऑब्जर्व कराने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वो जो पुराना इतिहास था उसका वो ख़त्म वहीं हो जाएगा और नया इतिहास जो है आपके साथ जुड़ जाएगा। और इसके साथ साथ धोखा होने की संभावना कम हो जाएगी और भविष्य में जो लिटिगेशन इस तरह के हो सकते हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो हमको करनी है। अब इस सीरीज़ में और भी ऐसे प्रैक्टिकल बातें हैं जो आपको बताऊंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं पड़े। तो कुल मिला के ये एग्रीमेंट हमें कई प्रोटेक्शन दे रहा है। सबसे पहले बात, आपका इनकम स्टेटस क्या है डिस्क्लोज कर दिया, लड़की का क्या डिस्क्लोज कर दिया, कितना मेंटेनेंस बन सकता है वो बता दिया। और ये एग्रीमेंट आप हर 5 साल में रिन्यू भी कर सकते हो अगर आवश्यकता हुई तो, वो भी आ गया। और भविष्य में क्या क्या आपकी लाइबिलिटीज़ है, असेस्ट है, वो भी क्लियर हो गया। आपके कितने म्यूचुअल फंड्स हैं, क्या क्या आपके बैंक स्टेटमेंट्स हैं, क्या क्या बैंक अकाउंट है, एवरीथिंग इज़ क्लियर ऑन पेपर्स। अब तुम शादी कर लो, करनी है तो। और उसके बाद भी वो नहीं करते हैं और भागने की जो है दिखाते हैं जल्दी, तो साफ समझ लेना कि आप एक धोखे का शिकार होने वाले थे। बट इस एग्रीमेंट ने, इस कागज़ ने आपको जो है बचा लिया। तो दुर्घटना से देर भली कहते हैं, बट मैं ये भी कहता हूँ कि कागज़ लिख दिया तो आपकी सुरक्षा भली। तो कुल मिला के कागज़ को लिख लो, लिखा पढ़ी पूरी कर लो, ताकि भविष्य में फिर समस्या आपको नहीं आने वाली। सब कुछ यहाँ पर क्लियर है, इवन उसके ज्वेलरीज के बारे में, इवन उसके असेस्ट के बारे में क्लियर है। तो एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ, तो देर इज़ नो नीड टू वरी। और इसके अलावा जो घरेलू सामान मैंने बताया आपको, उस पर सेक्शन 27 हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोटोकॉल लागू होते हैं। वो सामान है कितना सा 10-12 हज़ार रुपये का, तो वो नुकसान जो है भारी नहीं हुआ आपका। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान में रख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और एक बात आखिरी आप नोट कर लो, अपने पत्नी के खाते से कभी भी काउंटर एंट्री आपको अपने खातों में नहीं लेनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसी गलती आप लोग कर जाते हो। इवन सास ससुर की ओर से भी कोई भी एंट्री खातों में नहीं लेनी है। जो भी एंट्री है वो आपकी ओर से जानी चाहिए, आनी नहीं चाहिए। और जो भी नेचर है उसको एक बुक्स मेंटेन कर लो और अपने सीए से सलाह करके उसको रिटर्न में जो है इंडिकेट करो। अगर आपने उनको उधार दिया है तो आप उनको जो है डेटर्स जो है बना दो कि ये लोग जो हैं आपके डेटर्स हैं, इनसे आप जो है पैसा मांगते हो। भविष्य में वो केस करते भी हैं तो ये डॉक्यूमेंट सॉलिड होगा, तो वहाँ पर आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और इनकम टैक्स रिटर्न अगर प्रॉपर है और उसके साथ पूरा कंप्यूटेशन है तो वहाँ भी आपको फ़ायदा जो है मिलेगा। तो कुल मिला के जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। फॉलो कर लिया तो बच जाओगे, फॉलो नहीं करा तो वहीं पर मारा जाओगे। और ज़्यादा एक बात आप समझ लो, आज हम बैंक जाते हैं, आज हम गाड़ी खरीदते हैं, कुछ भी जो वैल्यूबल्स है हम लेते हैं, हर जगह लिखा पढ़ी करते हो ना, तो ये भी तो वैल्यूबल है। आज कोई एक लाइबिलिटी घर में लेके आ रहे हो, कल को लड़की ने ठंडा मचा दिया, प्रॉपर्टी क्लेम कर ली, राइट्स क्लेम कर ली, तो क्या करोगे, कैसे बचोगे। तो जब पार्टनरशिप में भी एग्रीमेंट है, कंपनी खोलने में भी एग्रीमेंट है, लिखा पढ़ियाँ हैं, तो यहाँ पर भी कोई लिखा पढ़ी आप क्यों नहीं करना चाह रहे हो। तो सामाजिक स्थितियाँ अपनी जगह ठीक है, अब समाज उसको निभाओ। आज जैसे डायरेक्टर्स बैठते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, पर जो कानूनन स्थितियाँ हैं उसको भी साथ लेते हुए चलो, ताकि भविष्य में कोई ट्रबल आपको फेस नहीं करना पड़े। क्लियर है। तो साथियों जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।